अच्छा हुआ, सही वक्त पर आ गया। मधु भी बस आती ही होगी। वो रही, हाँ वही आ रही है। मैंने कहा बहुत देर का इंतजार करवाया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। आज कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ मधु। अब क्या करूं बताइए, भैया मुझ पर कड़ी नजर रखता है, इसलिए मैं नहीं निकल पाती। आज भैया की महाराज के साथ बैठक है, इसीलिए मुझे मौका मिल गया। अब अपने भैया के बारे में बातें मत करो मधु। पता है मेरी उनके साथ क्यों नहीं बनती है मधु? क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं, मुझे क्या लगता है पता है, हो सकता है भैया आपको अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। महाराज आपकी बात सुनते हैं, उसे मानते भी हैं। शायद भैया को ये सब पसंद नहीं आता। हाँ मधु, तुम्हारे भैया की नज़र में अस्तबल में घोड़े की देखभाल करने वाले लड़के का इतना प्रभाव क्यों होगा? और फिर मथुरा कांड के निष्पत्ति के बाद तो मैं और भी ज्यादा उनके प्रकोप में आ गया। क्यों? क्या हुआ था मथुरा में? मुझे तो कुछ नहीं पता। तब मथुरा के साथ प्रतापगढ़ का संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मधु, पता है? अचानक एक छोटी सी गलतफहमी के कारण मथुरा के महाराज ने क्रोधित होकर संदेश भेजा कि वे प्रतापगढ़ के विरुद्ध युद्ध करेंगे। तुम्हारे भैया मतलब सेनापति के साथ साथ सभी को ऐसा लगने लगा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा। मैंने महाराज से अनुरोध किया था कि बस एक बार मुझे राजदूत के रूप में मथुरा भेजा जाए। तुम्हारे भैया हंसने लगे और कह रहे थे कि मैं बस समय बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर महाराज से बात करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो खुशी खुशी राजी हो गए थे। हालांकि इतनी बड़ी समस्या को बिना खून खराबे के हल करने के बाद हर कोई खुश हो गया था, लेकिन तुम्हारे भैया की नज़र में मैं और भी बदतर बन गया। समझे, आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल भैया जरूर हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। क्या पता मधु, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। आप देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। रात के अंधेरे में दो प्रेमी दोबारा मिलने का वादा करके चले जाते हैं। अर्जुन प्रतापगढ़ के महाराज नरेंद्र प्रताप के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। खुश मिजाज अर्जुन को महल के लोग जितना प्यार करते थे, उतना ही लगाव उसे घोड़ों के साथ भी था। अर्जुन का घोड़ों के प्रति प्रेम एकदम सच्चा था। ए, पैर उठाओ तो, पैर उठाओ फिर कूदो। अरे तुम लोग विक्रम को देखकर कुछ सीखो। जैसे ही अपना नाम सुनाई दिया वैसे ही आ गया। यही कारण है कि तुम मेरे पसंदीदा घोड़े हो। आओ आओ, तुम लोग और भी तेज दौड़ो। हे छोकरे, तुम शायद भूल रहे हो कि यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है। ये राजमहल का अस्तबल है और यहाँ सब कुछ सिखाने की कोई जरूरत नहीं। प्रणाम सेनापति जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सर्कस जैसा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं केवल युद्ध के लिए तैयार रहने का प्रशिक्षण दे रहा था इन्हें। युद्ध के बारे में तुम्हें कुछ पता है? जो लड़का अपने हाथों से कभी तलवार नहीं उठाया, वो यहाँ पर युद्ध के प्रशिक्षण दे रहा है। जी, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर दीजिए सेनापति जी। हाँ 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 ठीक है। और सुनो, मैं यहाँ को जरूरी काम से आया हूँ। मेरा घोड़ा कई दिनों से बीमार है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अस्तबल से एक घोड़ा लूंगा। समझ गए तो मेरी बात को? आप अपने उपयोग के लिए यहाँ से घोड़े लेंगे? क्यों? मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है क्या? अरे नहीं, छी छी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप बताइए ना कौन सा लेना है आपको? अंदर से नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सफेद घोड़ा लेना है मुझे। विक्रम को? आप विक्रम को ले जाएंगे? हाँ, यही मैं लूंगा। जाओ, तुम जाकर उसे मेरे घर पर पहुंचा दो। क्या आपको समझ में आया कि इतने सारे घोड़े होने के बावजूद सेनापति जी ने विक्रम को ही क्यों लिया है? क्योंकि उन्हें पता है विक्रम सिर्फ मेरा पसंदीदा घोड़ा नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। इसलिए उन्होंने मुझे विक्रम से अलग कर दिया। दिल छोटा मत कर अर्जुन भैया। पता नहीं सेनापति जी को तुम पर क्यों गुस्सा आता रहता है, समझ नहीं आता। पता नहीं भैया, मैंने तो उनका कभी अपमान नहीं किया है। चाहे जो भी हो,
उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। और वैसे भी हमारे जैसे सेवक को क्या ही बोल सकते हैं, हाँ? आप यहाँ? मैं तो सोच ही नहीं पा रही। सोच तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारे भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों? भैया ने क्या किया? और इस घोड़े को आप इधर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारे भैया की आज्ञा से मेरा सबसे प्रिय घोड़ा विक्रम को आज तुम्हारे भैया ने मुझसे छीन लिया है मधु। क्या? लेकिन भैया के पास तो अपना घोड़ा है ना? उन्होंने कहा कि उस घोड़े की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें विक्रम ही चाहिए। इधर विक्रम को देखे बिना अब मेरा दिन भी शुरू नहीं होता है मधु। दिल छोटा मत कीजिए। इतने दिनों तक आप विक्रम का ख्याल रखते थे, आज से मैं उसका ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सच में? तुम सच कह रही हो? तुम विक्रम का ख्याल रखोगी? बस इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ मधु। अच्छा, तो फिर आप मुझे कब अपने पास ले जाएंगे? जिस दिन तुम कहोगी। और मधु, नीच जाति के बदमाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में आकर मेरी बहन के साथ, हाँ, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। देखिए, ठीक से बात कीजिए सेनापति जी। आपने बिना किसी कारण के बार बार मेरा अपमान किया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। जी भैया, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं भैया। मधु, कुछ और कहने से पहले मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। और तुम एक मामूली अस्तबल के सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देख रहा है तू। यह सच है कि मैं अस्तबल का सेवक हूँ, लेकिन मुझे युद्ध विद्या, हथियारबाजी और यहाँ तक कि राज्य मंत्रों पर परामर्श करने के लिए बुलाया जाता है। आप ये मत भूलिए। आप सोचकर देखिए, मैं आपकी बहन के लायक हूँ। लायक? मैं अपनी बहन को तुम्हारे जैसे बेरोजगार लड़के को दे दूंगा मैं, है? कभी नहीं। महाराज ने तुमसे दो बातें अच्छे से क्या कर ली, खुद को क्या समझता है? देखिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं मधु को बहुत खुश रखूंगा। तुमने अपने मुंह से मेरी बहन का नाम लिया ना, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं। छोड़ दीजिए भैया, भैया उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ भैया। भैया हट जा मधु, हट जा। आज मैं इसे इसकी औकात दिखा कर रहूंगा। आपको जितना मारना है मारिए, लेकिन मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तुम चुप हो जाओ भैया, मैं आपसे कहती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए भैया। मैं उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखूंगी। उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब देख मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि सारा इलाका तुम्हें देखकर कांप उठेगा और समझ जाएगा कि अगर सेनापति की बहन की तरफ आंख उठाकर देखा तो क्या होता है। सेनापति ने अर्जुन को अपने घोड़े के पीछे बांध दिया। जैसे ही वो भागे, अर्जुन का निर्जीव शरीर उनके पीछे सड़क पर रगड़ते हुए जाने लगा। उसकी पीठ से खून निकलने लगा। ये भयंकर दृश्य देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। फिर वो उसको अस्तबल में लेकर गया और फिर उसके मुंह पर लात मारकर उसने उसको बोला, देखा, ये है तेरी औकात। समझ आया ना? सामान्य कर्मचारी हो तुम और मैं इस राज्य का सेनापति। कोई है क्या कोई? अर्जुन, ये क्या, इसे क्या हुआ सेनापति जी? ये जिंदा तो है ना? पानी, थोड़ा सा पानी। खबरदार, इसको कोई भी एक बूंद पानी नहीं देगा। मेरी बहन की तरफ देखा था ना इसने, अब तो मैंने इसे ऐसा बना दिया है कि ये सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सेनापति,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत बड़ा खतरा आ गया है सेनापति। नवाबगंज हम पर आक्रमण करने वाला है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? देखो, ये बहुत ही चिंता का विषय है सेनापति। हमारे सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं अभी। महाराज, नवाबगंज की सेना में लगभग 10,000 सैनिक है। इसके अलावा उनके पास खतरनाक हथियार और बहुत सारी योजनाएं भी हैं। तो क्या हुआ मंत्री जी, हम तो अपनी सेना लेकर ही उनसे लड़ेंगे ना। हमारे सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेनापति जी, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हम केवल 3,000 सैनिकों के साथ 10,000 सैनिकों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भावुक होकर वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर सकते सेनापति। महाराज, मैं कुछ सोच रहा था। अस्तबल में वो एक लड़का है ना, पिछली बार उसने अपनी बुद्धि लगाकर युद्ध को रोक दिया था ना। मुझे लगता है इस बार भी उसे बुलाना चाहिए। आपके विचार सच में अजीब है मंत्री जी। यहाँ के युद्ध के हालात संभाले नहीं जा रहे हैं और दुश्मन तो हम पर हमला करने वाला है, और आप हैं कि उस लड़के को बुलाना चाहते हो। लेकिन क्यों? हाँ सेनापति, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर कोई तरकीब लगाकर इस युद्ध को रोक दिया जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, और सच में उस लड़के में बहुत बुद्धि है। अगर वो हमें इस स्थिति से बचाने के लिए कोई उपाय लगा सकता है तो इससे अच्छा क्या ही होगा। और उसके बाद सैनिक, अस्तबल से उसे बुला कर लेके आओ। माफ कीजिए महाराज, असल में वो। अरे क्या मुसीबत, उसे बुलाओ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? महाराज, वो लड़का अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब तक वो लड़का जिंदा है भी या नहीं इसका कोई पता नहीं। क्या मतलब? क्या हुआ है उसे? और तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि उसको मैंने ही मारा है। मैं तो उसका गला दबाकर उसे मार देना ही चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुमने? वो मेरी बहन से प्यार करता है। एक मामूली लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखेगा? छी 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 छी। एक राज्य सेवक होने के बावजूद तुमने इतना घटिया काम कैसे किया सेनापति? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी अकेले वो तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता, तुम्हारी बहन भी उससे प्यार करती है। क्या तुमने उसे सजा दी? महाराज, वही तो, वो तुम्हारी बहन की सहमति के बिना कभी उससे प्यार नहीं कर सकता था, समझे? अगर ये अपराध है तो दोनों का है, लेकिन तुमने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए इतना बड़ा गलत काम किया सेनापति। छी 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 छी। लेकिन महाराज। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है सेनापति। तुम्हें सेनापति बनने का कोई हक नहीं है, समझो तुम? इतना कहकर महाराज मंत्री के साथ अस्तबल की ओर चले गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि कुछ लोग अर्जुन को घेरे हुए उसकी हालत बेहद खराब थी। पानी, थोड़ा पानी। तुम लोग इंसानों की जानवर, एक आदमी ऐसे पड़ा हुआ है, तुम लोग उसे पानी तक नहीं दे रहे। माफ कीजिए महाराज, लेकिन सेनापति जी ने अर्जुन को पानी देने से हम सबको मना किया है। तुरंत पानी और दवा लेकर आओ। वो देखिए महाराज, वो बेहोश नहीं है। अर्जुन, अर्जुन, तुम जानते हो हमारा राज्य एक बार फिर बड़े खतरे का सामना करने वाला है। इन्हीं दिनों में नवाबगंज राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो बहुत बड़ा खतरा है। उनकी सेना की संख्या लगभग 10,000 है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पिछली बार तुमने मुझे इस राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया था अर्जुन, और इस बार भी हम चाहते हैं कि तुम इस खतरे को रोकने का कोई रास्ता खोजो। आपको तो पता है महाराज, मैं युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कितने निर्दोष लोगों की जान जाती है। मैं शांति चाहता हूँ, युद्ध नहीं। मैं भी युद्ध नहीं चाहता हूँ अर्जुन।
अब तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो। केवल तुम ही हो जो हमारे राज्य को बचा सकते हो। मैं कर सकता हूँ महाराज, बिल्कुल कर सकता हूँ। बस मेरा विक्रम मुझे लौटा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस राज्य पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम क्या करोगे? महाराज अब वो क्या ही कर लेगा। मेरी बात मानिए, युद्ध की आप घोषणा कर दीजिए। इस तरह समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तुम में और अर्जुन में यही तो अंतर है सेनापति। तुम अपना स्वार्थ देख रहे थे और वो सबका स्वार्थ देख रहा है। तुम्हें ये बताने का कोई मतलब नहीं है। तुरंत जाओ और अर्जुन का घोड़ा लेकर जल्दी से यहाँ पे आओ। लेकिन महाराज। ये मेरा आदेश है सेनापति, जाओ। तब दिन का उजाला खत्म हो गया और शाम होने को थी। नवाबगंज के सैनिक अपने शिविर के बाहर खड़े थे। थोड़ा नजदीक आने पर देखा कि घोड़े के पीछे एक आदमी बंधा हुआ है। पानी, थोड़ा पानी। सैनिक, सैनिक, पानी। जल्दी पानी लेकर आओ। ऐसा लग रहा है इस विदेशी को प्रतापगढ़ से निकाल दिया गया है। अरे धीरे धीरे धीरे। अच्छा, आप कौन हैं और तुम्हारी ये हालत आखिर किसने की है, बताओ जरा। नहीं छोड़ूंगा उस प्रतापगढ़ के राजा को, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे इस तरह घोड़े के पीछे बांधकर, कितना भयानक दर्द है। क्या प्रतापगढ़ के राज सेवक? इसी से मेरा काम हो जाएगा। क्या लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्या किया था? मैं महाराज के अस्तबल का सेवक हूँ। अनजाने में ही मुझे महाराज की बेटी लाजवंती से प्यार हो गया। वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन महाराज को पता चला तो उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया और घोड़े के पीछे बांधकर राज्य से बाहर निकाल दिया। नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारे साथ साथ आपका भी हमारे साथ बदला पूरा हो सकता है। करूंगा, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। मुझे राजमहल के बारे में सब पता है। गुप्त सुरंगों से लेकर कहाँ क्या है सब कुछ पता है मुझे। लेकिन एक ही शर्त है। कैसी शर्त है आपकी? महाराज की बेटी लाजवंती को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। मुझे बस वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हम कल ही उस राज्य पर आक्रमण करेंगे। इतने लंबे समय से मैं बस योजना ही बना रहा था, क्योंकि मुझे उस राज्य के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब चिंता खत्म हो गई। आज से तुम हमारे सदस्य हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही आपका शिविर है ना? महाराज, सैनिक सब यहीं पे है? हाँ हाँ, हम सब साथ में ही हैं। अब आप जाइए और जाकर आराम कर लीजिए। हैं? तब काफी रात हो चुकी थी। लोमड़ी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। एक तंबू में अर्जुन सो रहा था। उसने आंखें खोली। वो तंबू से बाहर आया और देखा कि पूरा शिविर सो रहा था। सिर्फ कुछ पहरेदार ही पहरा दे रहे थे। अर्जुन चुपचाप शिविर के शस्त्रागार की ओर चलने लगा। शस्त्रागार के सिपाही सो रहे थे। अर्जुन ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि एक तरफ बारूद का ढेर पड़ा हुआ है। उसने बारूद लिया और शिविर के चारों ओर फैला दिया। मेरा विक्रम, वो तो अस्तबल में ही रह गया है। कल सिपाहियों ने उसे अस्तबल में बांध दिया था। सर्वनाश! अर्जुन, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अंदर आग जल रही है। मेरा विक्रम, मुझे विक्रम को लाना ही होगा। मेरा विक्रम अंदर है।
अर्जुन शांत हो जाओ, अब अंदर जाने का मतलब है मौत। खुद को संभालो अर्जुन। मेरा विक्रम, वो मेरे लिए मर गया महाराज। विक्रम। आज की राजसभा में हमारी जीत का सारा श्रेय मैं अर्जुन को देना चाहता हूँ। उसकी चतुराई से हमारे राज्य एक बड़े खतरे से बच गया एक बार फिर से। ये मेरा कर्तव्य है महाराज। अर्जुन, मैंने ये निर्णय लिया है कि अब से तुम हमारे राज्य के सेनापति पद को सुशोभित करोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर, योग्य और बुद्धिमान योद्धा वास्तव में दुर्लभ है। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लेकिन मैं ये पद स्वीकार नहीं कर सकता महाराज। मैं एक साधारण लड़का हूँ। मेरा परिवार जानवरों से जुड़ा है। विक्रम को खोने के बाद मेरा उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया है। लेकिन अर्जुन महाराज, सेनापति जी के तजुर्बे मुझसे ज्यादा हैं और वो इस पद के लिए योग्य भी हैं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। महाराज, अगर सच में मुझे कुछ मांगना है तो वो है मधु। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ अर्जुन कि आने वाले फागुन में मैं खड़ा होकर तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। शायद इस बार तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी सेनापति। मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए महाराज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अर्जुन तुम मुझे माफ कर देना अर्जुन। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं खुद खड़ा होकर तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा।